हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर क्या क्लासिफिकेशंस है, वो किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है उनको, एसी मशीन्स, डीसी मशीन्स, किस कैटेगरी वाइज उनको ये समझाया गया है, वो हम लोग देखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में सबसे ज़्यादा फोकस जो हम लोग करेंगे वो डीसी मशीन्स पे रहेगा। और जिस जिस लेक्चर के बाद डीसी मशीन्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद वी विल गो विद दी एसी मशीन्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब मशीन्स क्या होती है? मशीन्स जनरली एक डिवाइस है जो भी ह्यूमन एफर्ट्स रहता है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक मशीन है। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स में तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है स्टैटिक मशीन्स, दूसरा है रोटेटिंग मशीन्स, तीसरा है लीनियर ऑपरेटिंग मशीन्स। अब जो स्टैटिक मशीन होता है जनरली हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसफार्मर। उस मशीन में अगर आप देखोगे तो ज्यादा रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट्स होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे। इस रीजन की वजह से हम उसे स्टैटिक मशीन बोलते हैं। ठीक है। अब रोटेटिंग मशीन्स में अगर एग्जांपल ले तो मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, उसमें सबसे ज्यादा आपको रोटेशन मूवमेंट वाले पार्ट ज्यादा दिखेंगे। तो इसी वजह से हम लोग उसको रोटेटिंग मशीन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट है लीनियर ऑपरेटिंग मशीन्स। अब लीनियर ऑपरेटिंग मशीन्स क्या होते हैं? जिसका ऑपरेशन ही लीनियर हो उसको हम लोग लीनियर ऑपरेटिंग मशीन्स बोलते हैं। अब रोटेटिंग मशीन्स के अंदर दो कैटेगरी है, मोटर्स एंड जनरेटर्स। ठीक है। अब मोटर्स एंड जनरेटर्स के अंदर उसका फंक्शन किस तरीके से होता है, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को। तो उसमें मोटर्स जो रहते हैं, मोटर्स का जो इनपुट रहता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहता है। ठीक है। उसके बाद वो हमें हमेशा एक मैकेनिकल आउटपुट देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है? इनपुट जो रहता है वो मैकेनिकल रहता है और आउटपुट जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल रहता है। आपने ये देखे होंगे जो डैम्स वगैरह रहता होगा या हाइड्रो पावर प्लांट जो रहता होगा उसमें बहुत सारे टर्बाइंस लगे रहते हैं एक रोटर शाफ्ट के साथ। जब उसके ऊपर वाटरफॉल होता है तो वो टर्बाइंस रोटेट होते हैं और वो टर्बाइंस के रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है वो एनर्जी को यूज करके आगे वो रनिंग होके उसकी बेस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होता है। उसको भी हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे किस तरीके से जो फ्लक्स रहता है उसको कट करके ईएमएफ वगैरह किस तरीके से इंड्यूस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं कि मोटर्स के अंदर और क्या कैटेगरी हो सकती है। अब मुझे मोटर्स और जनरेटर तो है पता है, लेकिन अब मुझे मोटर्स और जनरेटर किस क्लासिफिकेशन में मैं इसको कंसिडर करूं? तो सबसे पहले इसमें कंसिडरेशन करूं तो डीसी मोटर्स, फिर आता है एसी मोटर्स। अब मैं डीसी और एसी क्यों बोल रहा हूँ? इसके सप्लाई के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि मोटर के इनपुट पे तो मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई दूंगा, तो मोटर के इनपुट पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई दूंगा तो या तो डीसी सप्लाई होगा या तो वो एसी सप्लाई होगा। ठीक है। आउटपुट भले ही मुझे मैकेनिकल मिले तो वो इनपुट्स क्या देंगे उसके बेस पे ये कैटेगरी हुई है। ठीक है। अभी तक देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे मोटर्स है, जनरेटर्स है एंड जनरेटर्स के नीचे डीसी मोटर्स, एसी मोटर्स, डीसी जनरेटर्स एंड एसी जनरेटर्स। अब इसमें हम लोगों का मेजर फोकस रहेगा डीसी मोटर्स के ऊपर और डीसी जनरेटर्स के ऊपर। अब इसको मैं कॉमनली डीसी मशीन्स बोल सकता हूँ और इनको मैं कॉमनली एसी मशीन्स बोल सकता हूँ। अगर मैं डीसी मशीन्स की क्लासिफिकेशंस को देखूं तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट मशीन है। अब सेल्फ एक्साइटेड मशीन मतलब क्या होता है? अब जैसे नाम है उसका सेल्फ एक्साइटेड, तो उसको रन करने के लिए, उस मैकेनिज्म को रन करने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। कोई फील्ड या कोई वाइंडिंग या कुछ भी करने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। वो इंटरनली ही अपना एक्साइटेशन करके उसे रन कर लेगा इन टर्म्स ऑफ जनरेटर एज वेल एज मोटर्स। एंड सेकेंड में आएंगे सेपरेटली एक्साइटेड। जिस तरीके से नाम है कि सेपरेटली एक्साइटेड, अगर उसको एक्साइटेशन देना है तो सेपरेटली हमें बाहर से कोई एक्साइटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि हम लोग एक फील्ड वाइंडिंग के थ्रू दें या कोई सप्लाई के फॉर्म में दें। अब थर्ड पार्ट आता है वो है परमानेंट मैग्नेट मशीन। अब परमानेंट मैग्नेट मशीन क्यों बोला जाता है? परमानेंट मैग्नेट मतलब उस मशीन में यानी मोटर हो सकता है या जनरेटर हो सकता है, उसके अंदर स्टेटर पार्ट है, रोटर पार्ट है। अब स्टेटर पार्ट में मैं पोल्स को परमानेंट मैग्नेट बना सकता हूँ या फिर मैं रोटर को परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में बना दूंगा। तो इन दोनों में से मैं एक चीज को परमानेंट मैग्नेट बना दूंगा और उसके बाद जब मैं उसको रन करूंगा उस टाइम पे मुझे क्या कुछ इश्यूज फेस होंगे। वो इश्यूज ये हो सकते हैं कि मैं उसकी जो मैग्नेटिक डेंसिटी होती है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में ही हमने वो चीज को चेंज कर दिया है, तो उसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते।
अब इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि जो रेटेड आउटपुट रहता है, जो फिक्स रहता है, वो हम लोग को हमेशा मिलता रहेगा। अब इसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी देखा जाए तो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर और तीन कैटेगरी आती है, वो है सीरीज वाउंड मशीन, शंट वाउंड मशीन एंड उसके बाद कंपाउंड वाउंड मशीन। अब सीरीज वाउंड मशीन इन द सेंस ये जो क्लासिफिकेशन की गई है सेल्फ एक्साइटेड मशीन के लिए, वो कैटेगरी जो किया गया है वो पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन जो ब्रश के साथ होता है उस बेस पे किया गया है, ठीक है। अब जो कंपाउंड वाउंड रहता है वो कॉम्बिनेशन रहता है, सीरीज एंड शंट जो कॉम्बिनेशन रहता है, पैरेलल एंड सीरीज का जो साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमारा कंपाउंड वाउंड मशीन्स रहेगा। और उसके बाद जो कंपाउंड वाउंड मशीन्स है उसके अंदर और दो कैटेगरी आती है, वो है लॉन्ग शंट वाउंड एंड शॉर्ट शंट वाउंड। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके एक्सटर्नल सर्फेसिस किस तरीके से होते हैं, उसके इंटरनल सर्फेसिस किस तरीके से होते हैं, कितने पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद हम लोग उसके प्रिंसिपल एंड वर्किंग के ऊपर जाएंगे कि डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से एक डीसी मोटर वर्क करता है या डीसी जनरेटर वर्क करेगा। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो मशीन्स होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उसकी क्लासिफिकेशंस किस तरीके से होती है, डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स, रोटेटिंग मशीन, स्टैटिक मशीन्स, इस तरीके से एक ओवरव्यू हमने समझ लिया। तो अभी हम फोकस करेंगे डीसी मशीन्स के ऊपर, और डीसी मशीन्स में भी किस तरीके से उसका पहले कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व है, कौन से पार्ट्स है जो स्टेशनरी रहते हैं, कौन से पार्ट्स है जो रोटेशन मूवमेंट में रहता है। तो इसको हम लोग देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा स्टेटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं योक, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है आर्मेचर, ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है आर्मेचर, और उसके बाद जो उसके भी सेंटर पे है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वाइंडिंग जैसा किया गया है यहाँ पे, तो उसको बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। और ये जो कम्यूटेटर्स होते हैं इनके बाहरी हिस्से पे एक ब्रश टाइप लगाया जाता है, इसको ब्रशेस बोला जाता है। और ये होता है जो मोटर्स होते हैं या जनरेटर्स होते हैं उनके नीचे एक प्लेट लगाया जाता है जिसको माउंटिंग बेस बोला जाता है, जिसके ऊपर आपको मोटर को या जनरेटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ये है इसका टर्मिनल बॉक्स जहां से सप्लाई दिया जाता है, अगर मोटर के फॉर्म में वर्क कर रहा है, अगर जनरेटर के फॉर्म में तो करंट विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है सेंटर में जो पार्ट दिखाया गया है, दिस इज शाफ्ट। अब ये जो पार्ट देख रहे होंगे जिसके ऊपर वाइंडिंग्स वाउंड है, वो ये पार्ट को बोला जाता है पोल शू, और ये है पोल। अब ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पे इतने पार्ट को जो बोला जाता है दिस इज पोल, और ये जो पार्ट है इतना सा जो है इसको पोल शू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पोल शू इस तरीके से बनाया जाता है ताकि फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ओके। तो ये इतने ही पार्ट को पोल बोला जाता है और इतने जो पार्ट है इसको पोल शू बोला जाता है, ठीक है। अब इसको और बेटर तरीके से समझने और याद रखने के लिए हम लोगों को हमेशा कैटेगराइज करना है कि जो भी डीसी मशीन रहेगा उसमें दो पार्ट रहेगा, एक स्टेशनरी पार्ट रहेगा और एक रोटेटिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टेशनरी पार्ट्स इस पूरे ड्राइंग में हम समझते हैं कि स्टेशनरी पार्ट्स क्या क्या है। तो स्टेशनरी में आप देख सकते हैं कि योक जो एक मेटालिक एक स्टील है या एक आयरन स्टील जिसको बोला जा सकता है, जो बहुत स्ट्रांग रहता है और रिजिड रहता है, और उसको स्ट्रांग और रिजिड इसीलिए ही बनाया जाता है ताकि डिफॉर्मेशन या कोई इश्यूज ना आए। अगर हम उसे कहीं पे लेकर के इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई चीज उसके ऊपर कोई ऐसा एनवायरनमेंट में उसको रखा गया जहाँ कुछ गिर गया या कुछ हो गया उसके ऊपर, तो वो सिस्टम डैमेज ना हो, इंटरनली जो आर्मेचर होता है या कोई चीज है उसको वो हार्म ना करे। तो ये ज्यादा स्ट्रांग तरीके से बनाया जाता है। और योक जो है स्टेशनरी है, ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो पोल शूज रहते हैं, ये भी फिक्स रहते हैं, पोल एंड पोल शूज। ये जो पार्ट है, ये चार पोल मैंने बनाए, यहाँ पे ये चीज भी एकदम फिक्स रहता है, ये भी हिलने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो टर्मिनल बॉक्स, ये चीज भी फिक्स रहेगा जो एक्सटर्नल है। और उसके बाद ब्रशेस, ब्रशेस जब कम्यूटेटर के साथ लगे रहते हैं वो कंटिन्यूअसली वहीं पे रहेंगे, सिर्फ कम्यूटेटर का रोटेशन होता रहेगा आर्मेचर के साथ, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया, जितनी भी है बेस प्लेट भी जो रहेगा ये भी स्टेशनरी रहेगा। तो ये सारी चीजें हो गई स्टेशनरी। अब रोटेटिंग पार्ट्स में आएंगे तो आर्मेचर बट ऑब्वियस है कि रोटेट होगा, और इसमें आप देख सकते हो हर आर्मेचर के बीच में कुछ स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स को आर्मेचर स्लॉट्स बोला जाता है। यही पे हमारा जो वाइंडिंग है वो हुआ जाता है। और ये मैं एक प्रैक्टिकल डायग्राम अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो इंडस्ट्रीज में वो यूज होता है।
आर्मेचर स्लॉट्स की में किस तरीके से वाइंडिंग्स हो जाती है। और ये हमारा रोटेटिंग पार्ट हो गया। और सिमिलरली कम्यूटेटर, कम्यूटेटर भी उसी के साथ रोटेट होता है। अब कम्यूटेटर रोटेट होता है, उसके पीछे काफी ज्यादा एक फंडामेंटल है जो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में समझेंगे कि कम्यूटेटर रोटेट क्यों होता है और कम्यूटेटर का मेजर वर्क क्या है। तो अभी के समझने के लिए ये समझेंगे कि कम्यूटेटर एक जो इंटरनली जो चीज हो रहा है, जो वाइंडिंग जो फील्ड बनता है उसको जो कट करता है, कट करने के बाद जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको वहां से विड्रॉ करने के लिए जो बाहरी पोर्ट है और अंदर का पोर्ट है उसमें जो एक कनेक्टिविटी जो बनाता है वो कम्यूटेटर है, जो करंट को ड्रॉ करता है और बाहर दे देता है। सिमिलरली अगर वो एक तरीके का मोटर बनता है तो टर्मिनल से उसमें पावर आता है एंड पावर की वजह से वो एक तरीके का सप्लाई माध्यम बन जाता है आगे के आर्मेचर के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। एंड एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यही सेम कंस्ट्रक्शन को हम मोटर एज वेल एज जनरेटर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब जब हम लोग प्रिंसिपल की तरफ समझेंगे, जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जब डिटेयली हम समझेंगे तब ये पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शन वहां पे क्यों सिमिलर है और दोनों को उसमें यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद अब एक पिक्चर में इसके ऊपर लगाऊंगा, उसके अंदर डिटेयली हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज में ये पिक्चर के साथ किस तरीके से वो कोरिलेशन समझना है वो मैं भी बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में मैंने एक पिक्चर प्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम रियल लाइफ में जाएंगे तो किस तरीके से हम लोगों को डीसी मशीन्स के जो रोटर होता है वो पार्ट किस तरीके से दिखता है, रोटर कम्यूटेटर। अभी हमने ये जो समझा है ये एक पिक्चर परसेप्शन के थ्रू समझा है कि ये इस तरीके से होता रहेगा करके। लेकिन जो जनरली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रहेंगे वो जब ये याद करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आर्मेचर स्लॉट जो रहता है वो कहाँ रहता है, कंडक्टर्स कहाँ प्लेस किए जाते हैं, और ज्यादा जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं। तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए किस तरीके से इंडस्ट्रीज में डीसी मशीन यूज की जाती है, उसके अंदर का जो रोटर रहता है वो पार्ट किस तरीके से रहता है उसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे और ये दोनों का कोरिलेशन को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं। अब ये जो सेक्शन है अभी हमने क्या पढ़ा था, ये वाला जो पार्ट है ये योक है, ठीक है, और ये पोल है। अब ये जो ड्राइंग आपको यहाँ पे दिख रहा है या एक इमेज जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको योक या जो भी शू का पोल रहेगा या पोल्स रहेंगे ये आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पूरा इनर पार्ट है। ये जो आर्मेचर का जो सेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, वही सेक्शन को मैंने यहाँ पे इमेज के फॉर्म में बनाया गया। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। अब जब यहाँ पे मैंने बोला था कि ये आर्मेचर है तो सेम चीज यहाँ पे ये वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये आर्मेचर है। ठीक है, अब आर्मेचर आपने देख लिया यहाँ पे ये क्या है, तो ये इस तरीके से दिखता है और प्रैक्टिकली इस तरीके से दिखता है। अब इसके आगे हमने यहाँ पे देखा कि ये कम्यूटेटर करके एक चीज है जो हमें एक माध्यम के थ्रू इंटरनली क्या हो रहा है और एक्सटर्नली हम लोग को जो सप्लाई लेना रहता है वो चीज का जो माध्यम है वो हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कम्यूटेटर हो गया। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि ये जो आर्मेचर रहता है, आर्मेचर के बीच में हमने यहाँ पे देखा था कि ये डॉट डॉट जो रहता है यही पे एक्चुअल में वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है। अब ये वाइंडिंग अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो उसको समझना किस तरीके से रियल में, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा ऐसा जो दिख रहा है, इसके बीच में स्लॉट रहता है। ठीक है, ये स्लॉट्स है जहां हमारा कंडक्टर या वाइंडिंग जिसको बोलते हैं यहां से वाइंडिंग की जाती है। तो यहां से आप वाइंडिंग्स देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे वाइंडिंग्स आई हुई है इन कंडक्टर स्लॉट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको कंडक्टर को डॉट के फॉर्म में दिखा है, रियल में वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ये जो शाफ्ट का पार्ट है ये हमारा शाफ्ट का पार्ट है आगे। ठीक है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आने वाले वीडियोस में हम लोग इसका प्रिंसिपल वर्किंग किस तरीके से हम लोग को करना है वो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो एक बार मैं एक पार्ट को पूरा समराइज कर देता हूँ कि डीसी मशीन्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें स्टेटर रोटर पार्ट को कभी भी हम लोग स्टेशनरी या रोटेटिंग पार्ट नहीं बोलना है। इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो स्टेशनरी होंगे और कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो रोटेटिंग होंगे। तो उसको हमने डिटेल में समझा था कि क्या क्या किस किस का फंक्शन है। ठीक है, तो योग जो है वो एक बाहरी पार्ट है जो एक कास्ट आयरन से बना हुआ रहेगा और जो पोल्स रहते हैं
और पोल शू रहता है, पोल शू का फंक्शन टोटली अलग है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्मेचर का पार्ट है, बीच में कम्यूटेटर है, बाहर से ब्रश दिए गए हैं, उनके फील्ड वाइंडिंग्स है, और ये हमारा बेस प्लेट है, ठीक है। और उसको हमने रियल इंडस्ट्रियल जो एक्चुअल में यूज होता है उसके साथ हमने कंपेयर किया कि आर्मेचर किस तरीके से दिखता है, हमारा कम्यूटेटर किस तरीके से दिखता है, जो इनके बीच में जो स्लॉट्स होते हैं वो स्लॉट्स के थ्रू वाइंडिंग किस तरीके से हुई जाती है, और आगे कार्बन ब्रशेस। अब कार्बन ब्रशेस जो यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से नहीं होता है रियल में। रियल में कार्बन ब्रशेस जो दिखते हैं वो एक स्प्रिंग रहता है उसके साथ, कार्बन ब्रशेस के साथ जो अटैच होता है। आप सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग की जरूरत यहाँ पे क्यों है, क्योंकि कम्यूटेटर के साथ ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो टेंशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग अवेलेबल की जाती है, और वो जब रोटेशन होता है तो कंटिन्यूस काफी स्पीड में रोटेशन होता है, तो उनके साथ अगर वो स्प्रिंग दिया रहेगा तो कार्बन ब्रश टच रहेगा। और आपने कभी कभी देखा होगा ग्राइंडर में या कोई भी जो भी इंडस्ट्रियल जो बंदा रहेगा उन्होंने देखा होगा कि स्पार्क वगैरह ऑब्जर्व होता है। वो स्पार्क इसके लिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि उनके बीच में जब भी कोई स्पेस आ जाता है वो स्पेस की वजह से इतना पावर रहता है कि आजू बाजू के जो सराउंडिंग रहता है उसके चार्ज को काफी ज्यादा आयनाइज कर देता है और वो स्पार्क हमको ऑब्जर्व होता है। तो इसी वजह से ये टेंशन इसका कभी कम नहीं होना चाहिए, और कार्बन ब्रशेस जो है काफी ज्यादा अटैच रहता है कम्यूटेटर के साथ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।